Giant friends, today we are going to study chapter 2 of class 11th NCERT Constitution. So chapter 2 is about rights in the Indian Constitution. So इस चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान में अधिकार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है इसमें हम बताना चाहेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. बेसिकली इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी फंडामेंटल राइट्स. तो स्टडी फंडामेंटल राइट्स कंटेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है. तो पार्ट 3 में ये मेंशन है और संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है. एंड इट लिमिट्स ऑफ दिस राइट्स. तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में और एवं उसके जो मौलिक अधिकारों का क्या लिमिट्स है, क्या उनका सीमा है, उनकी सीमाएं कहाँ तक है, तो ये भी इस पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के पावर्स को डिफ़ाइन करती है और उसके लिमिटेशंस को भी बताती है. सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था. एंड अगर वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था तो ये उससे 10% ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों को जानना न सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एज सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको अपनी अधिकारों की अच्छी समझ होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए. और ये आपको इनफैक्ट एक सिर्फ आपके लिए मदद ही नहीं करता, बल्कि अपितु आपको एक अच्छे नागरिक बनने में भी ये मदद करता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छे समाज को बनाने में भी फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है. So we are going to study that, and it is very very important. You must know, not only the 11th 12th के स्टूडेंट्स ही नहीं, बाकी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे इस चैनल को देखते हैं, उनको मैं चाहूँगा कि ये फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से समझें और इसका कॉन्सेप्ट पूरे माइंड में क्लियर करके रखें. तो देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स. जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करने वाले. हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड, इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. व्हाट रोल जुडिशियरी हैज़ प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस राइट्स. सो जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, उसकी क्या भूमिका रही है इन अधिकारों के प्रोटेक्शन में और इन अधिकारों की व्याख्या करने में. हमारे जुडिशरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एंड लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को हम समझेंगे. तो सबसे पहले आता है कि अधिकारों का महत्व हमें जानने की ज़रूरत है. सो इस का बुक में इन अधिकारों को इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए 2 बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं. तो मैं इन एग्जांपल्स को थोड़ा फास्ट कवर करूँगा. सो फर्स्ट थिंग इज़, इन 1982 में इंडिया में एशियन गेम्स हुआ था. और जब एशियन गेम्स हो रहा था तो उस समय गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाया था. उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ काम दिए गए थे. एंड उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर, काफ़ी गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भारत के विभिन्न कोनों से लाया था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बुलाया गया था और उनको काम दिया गया था टू बिल्ड फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम्स. एशियन गेम्स में इनकी ज़रूरत थी, तो इसके लिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया. कॉन्ट्रैक्टर ने देश के कोने कोने से गरीब मजदूरों को लाया और उनसे फ्लाईओवर्स और स्टेडियम बनवाया. नाउ व्हाट हैपेंड कि दीज वर्कर्स वेर केप्ट इन वेरी पुअर कंडीशंस. इनके रहने की कंडीशन बहुत ही दयनीय थी. एंड दे वेर पेड लेस दैन द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित
मिनिमम वेज है जो सबसे हर एक सरकार खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, दे हैव डिफाइंड कि व्हाट इज़ द मिनिमम वेज, टाइम एंड स्पेस के साथ उसका रिवीजन भी होता है। तो एक मिनिमम वेज डिसाइड करती है सरकार कि कोई भी व्यक्ति अगर 8 घंटे की मजदूरी करेगा तो उसको कम से कम कितने तनख्वाह देना चाहिए। इससे कम तनख्वाह देना एक्चुअली वो लाइवलीहुड के अगेंस्ट है। तो जो भी वो उस समय की वेतन रही होगी उससे उनको कम मिला था। क्या होता है, थोड़े दिन बाद इनको एक टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट इनकी कंडीशन को, इनकी दयनीय कंडीशन को, उनकी जानकारी लेते हैं और उसके बाद वो एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल देते हैं। उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि एम्प्लॉइंग ए वर्क पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट्स टू बेगर और फोर्स्ड लेबर। तो किसी व्यक्ति को एक उसके तय की हुई, सरकार के द्वारा मिनिमम तय की हुई मजदूरी से कम देना एक्चुअली ये बेगर या बंधुआ मजदूरी, बेगार या बंधुआ मजदूरी है। सो एंड बंधुआ मजदूरी और बेगारी ये एक्चुअली शोषण के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि और भी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। तो एक फंडामेंटल राइट है शोषण के अगेंस्ट, शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। तो उन्होंने ब्रिंग आउट किया कि ये इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इसका उल्लंघन करता है। एंड कोर्ट ने इनके इस केस को एक्सेप्ट किया, डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर गेट प्रिस्क्राइब, और सरकार को आदेश दिया, डायरेक्ट क्या निर्देश दिया, टू एंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क्स। तो यहाँ पे वर्कर को फिर बाद में कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने उनको मिनिमम वेज दिलवाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि एक मचल लालुंग करके एक व्यक्ति थे, 23 साल की उम्र थी और उनको आसाम के रहने वाले थे और उन्होंने किसी को कुछ सीरियस इंजरी कर दिया था, काफ़ी ग्रीवस इंजरी थी। तो उसके आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 23 साल की उम्र में। ठीक है दोस्तों, शायद उन्होंने किया था या नहीं किया था, वो कोर्ट में जब हियरिंग होगी, कोर्ट में बात आगे चलेगी तो वो कोर्ट फैसला लेगा उसके बाद। बट होता क्या है कि उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनको पाया गया कि ये मेंटली थोड़ा अनस्टेबल थे, तो ये ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सो इनको एक ट्रीटमेंट के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, आसाम के एक मेंटल हॉस्पिटल में। नाउ इनकी ट्रीटमेंट हो गई सक्सेसफुली, ट्रीटेड सक्सेसफुली, एंड डॉक्टर्स ने जेल अथॉरिटीज़ को 2 बार लिखा, 1967 और 1996 में, दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, कि ये अब फिट है, ये ट्रायल को फेस कर सकता है। बट किसी ने ध्यान ही नहीं दिया एंड वो जुडिशियल कस्टडी में पड़े रहे। सो उनके डॉक्टर के बोलने के बाद भी कि ये ट्रायल में चल सकता है, इन पे मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया और वो न्यायिक हिरासत में रहे। एंड ही वॉज रिलीज्ड, कब उनका रिलीज हुआ, जुलाई 2005 में, जब वो 77 साल के हो गए। सो ही स्पेंट 54 ईयर्स अंडर कस्टडी। वो अपने ज़िंदगी के 54 ईयर्स, मतलब 23 साल का एक लड़का नवयुवक जेल चला गया, उस पर एक आरोप लगती है और वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन गया। नॉट ओनली सीनियर, 77 साल हो गया और वृद्ध हो गया। मतलब 77 साल के बाद तो जनरली लोगों की मृत्यु हो जाती है कुछ सालों बाद। तो पूरी ज़िंदगी अपनी एक तरह से समझा जाए तो वो जेल में बिता दिया। एंड बात यह है कि इस पूरे टेन्यूर में जो 54 साल उन्होंने जेल में रहा, उनका केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के लिए उनका केस भी नहीं आया। एंड ही वॉज फ्रीड जब राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवीन करता है, तब उसके बाद इनको आज़ाद किया गया। तो ऐसी आज़ादी का भी क्या मकसद जब पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सो फाइनली मचल्स entire life was wasted because a proper trial against him never took place. And our constitution gives every citizen the right to life and liberty. जबकि हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, not only it's not the right to live, it is actually fundamental right है, right to life and liberty, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार. It means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. इसका मतलब हर एक व्यक्ति के पास निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है.
And Mitchell's case shows that what happens when rights granted by the constitution are not available in practice. तो जबकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, बट अगर ऐसी चीज़ें जब अधिकार जो लिखे हुए हैं वो अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, वो रियलिटी ग्राउंड रियलिटी नहीं बनते हैं, तो ये क्या हो सकता है एक व्यक्ति के साथ, आप देख रहे हैं। सो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दयनीय स्थिति और बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसा फंडामेंटल राइट होते हुए भी ऐसे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और इनसे कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जा रही है। इन द केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहला एग्जांपल बताया गया दोस्तों, देयर वाज ए वायलेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज चैलेंज इन द कोर्ट। कोर्ट में चैलेंज हुआ उस अधिकार को। एज ए रिजल्ट वर्कर एटलीस्ट उनका टाइम थोड़े दिन डिले हुआ, बट एटलीस्ट दे गॉट द ड्यू इन द फॉर्म ऑफ देयर राइटफुल वेजेस। उनको कुछ दिन में अपनी तनख्वाह मिल गई। सो एक्चुअली हमें क्या समझ में आता है कि जो कोर्ट है, अगर कोर्ट के पास जाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्ड जस्टिस टू दिस वर्कर्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी दिया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो गारंटी था, एक्चुअली उसके कारण से कोर्ट ने इनको जस्टिस दे पाया। सो ये एक दो एग्जाम्पल था कि सम राइट्स को, नो डाउट ये एक दोनों थोड़े सैड एग्जाम्पल है, बट फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स हैज़ गिवन एम्पावरमेंट ऑल्सो। उन्होंने बहुत तरीके से लोगों को एम्पावर भी किया है, बट एट द सेम टाइम स्टिल लॉट मोर इज़ रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड। ऐसी चीज़ें बहुत ही दुख वाली बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए एक भारत जैसे लोकतंत्र में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल कम नाउ, दिस इज बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र। So a democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. So democracy को क्या करना है, उनको इंश्योर करना है कि व्यक्तियों को कुछ अधिकार तो हमेशा होना चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इन अधिकारों को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें। So therefore it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizens in the constitution itself. So ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्र हैं, वहाँ पे राइट्स ऑफ द सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिस्ट कर दिए गए हैं और ऐसा होना भी चाहिए। एंड सच ए लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड, तो जो लिस्ट ऑफ राइट्स जो दर्ज है हमारे जो संविधान में दर्ज है और संविधान में के द्वारा प्रोटेक्टेड है, इनको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र। A bill of rights prohibits government from thus acting against the rights of individual. ये एक जो अधिकारों का घोषणा पत्र है, ये सरकार को रोकता है, प्रोहिबिट्स करता है, रोकता है एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के अधिकारों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से, और एट द सेम टाइम एंश्योर्स ए रेमेडी इन केस अगर वायलेशन हो जाता है इन अधिकारों का, तो उसके लिए रेमेडी भी सुनिश्चित करवाता है। तो इसका उपचार, रेमेडी सुनिश्चित करवाता है। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड लकली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सर्टेन राइट्स आर लिस्टेड दैट विल कम अक्रॉस। अभी आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बट एक सोचने वाली बात है कि जो संविधान है वो नागरिकों का अधिकार किससे बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम whom? सो द राइट्स ऑफ ए पर्सन मे बी थ्रेटेंड बाई अनदर पर्सन। किसी व्यक्ति का जो अधिकार है वो थ्रेटन हो सकता है, वो खतरे में जा सकता है, किसके द्वारा? बाय अनदर पर्सन। आपके अधिकारों को, आपके पास जो राइट्स अवेलेबल है, वो या तो हो सकता है कि उसका हनन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। तो इन दोनों केस में द इंडिविजुअल जो है, उसकी व्यक्ति जो व्यक्ति है उसका, द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स। उस व्यक्ति को सरकार के प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सो इट इज नेसेसरी दैट गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। सो सरकार लोगों के, इंडिविजुअल्स के राइट्स को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सरकार के ही अंग है, जैसे विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या न्यायपालिका, तो वो अपने फंक्शन करने में, इन द ड्यू कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग, दे ऑल्सो दे मे वायलेट द राइट्स ऑफ द पर्सन। सो सरकार के अंग जो है, सरकार खुद ही फंडामेंटल राइट्स को कभी कभी
वायलेट कर जाती है। जब हम फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अब हम बात करने वाले हैं। हुआ क्या, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जब हो रहा था इंडिया में, द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूलर्स शुड रेस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था इन अधिकारों की महत्ता को, इनकी इम्पोर्टेंस को, एंड उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स से डिमांड किया था कि इनके जो राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाए। इनफैक्ट द मोतीलाल नेहरू कमेटी इन 1928, मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में बनी थी, जिसने बिल ऑफ राइट्स डिमांड की थी 1928 में। इट्स अ बिग थिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। इट वॉज देयर फॉर नेचुरल, तो ये स्वाभाविक था कि जब हमारे टॉल लीडर्स जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, उनको ये अधिकारों के बारे में इतनी जागरूकता थी और वो ब्रिटिशर्स से डिमांड कर रहे थे। देन व्हेन इंडिया बिकम फ्री, जब भारत आज़ाद होता है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, तो मोस्टली जो ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूवमेंट के लीडर्स थे वही जनरली इनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में भी वो मेंबर थे। तो जब वो संविधान बन रहा था तो उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी। देयर वाज नो टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। तो उनके मन में कोई दुविधा नहीं थी, वो बहुत क्लियर थे कि संवैधानिक अधिकार, जो अधिकारी हैं, मौलिक अधिकार या अधिकार हैं, उनको संविधान के अंदर इंक्लूजन किया जाएगा, उसको डाला जाएगा और इन अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन अधिकारों का वर्णन किया कि जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जिनको एंड इनको बोला गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मूलभूत तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये बहुत बेसिक तरीके से अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न दीज आर फंडामेंटल राइट्स, दीज आर फंडामेंटल नजर, ये बहुत ही मौलिक है, समझ गए। और इसलिए ये मौलिक अधिकार हैं, तो इसलिए इनको स्पेशली ये प्रोटेक्ट किया गया है। इसको स्पेशल प्रोटेक्ट कैसे किया गया, इसको इंसर्ट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनको डाल दिया गया है। The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. ये जो फंडामेंटल है, ये चूँकि ये बहुत ही मूलभूत है, मौलिक है, फंडामेंटल है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेपरेटली लिस्ट कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया, एंड स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, कि ये इन फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ ना हो। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इसको खुद सुनिश्चित करता है कि ये सरकार के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, उल्लंघन ना हो। Now the fundamental rights are different from other rights available to you. मौलिक अधिकार जो हमारे अन्य अधिकारों से थोड़ा भिन्न है। While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, जो सामान्य हमारे जो दूसरे अधिकार है, साधारण कानूनी अधिकार है, जो लीगल राइट्स है, वो भी प्रोटेक्टेड है और इन्फोर्स्ड है, बट बाय ऑर्डिनरी लॉ, एक सामान्य कानून के तहत वो प्रोटेक्टेड है। बट फंडामेंटल राइट्स, अगेन आई एम सेइंग, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। संविधान खुद इसकी गारंटी देता है। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। जो कानून बनाने की जो ऑर्डिनरी प्रोसेस है, जनरली 50% से एंड एवब जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वोट करते हैं, एंड उस सभा से पारित हो जाती है, फिर दूसरे सभा में पारित किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट दिया जाता है। इस नॉर्मल जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, इसके द्वारा ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। बट ए फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। चूँकि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया है, तो इसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान का अमेंडमेंट लेना होगा। अगर हमें फंडामेंटल राइट में सरकार चाहती है कि फंडामेंटल राइट में थोड़ा बदलाव लाया जाए, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनरी तरीके से पास नहीं होती है, 2/3
मेजॉरिटी से पास होती है, दोनों सदनों में ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकता है, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के द्वारा उसको मान्यता दी जाती है। सो देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर एंड आई विल कम टू दैट इन डिटेल। मैं उस लॉ मेकिंग प्रोसीजर में आपको बाद में बताऊंगा, बट यस यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि देयर इज सम सेपरेट प्रोविजन, देयर इज सम स्पेशल प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट हैज़ टू बी अडॉप्टेड। उसको फॉलो करना पड़ता है अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई बदलाव करना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा है, अपने आप में आपको दर्शाता है कि फंडामेंटल राइट्स कितना इम्पॉर्टेंट है। बिसाइड्स दिस नो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए मैनर दैट वायलेट्स देम। सरकार का कोई भी अंग ऐसे एक्ट नहीं कर सकता है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे। और जुडिशियरी हैज़ द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगर सरकार के द्वारा इसका वायलेशन होता है तो जुडिशियरी हैज़ द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। जुडिशियरी के पास वो पावर है और उसके पास वो जिम्मेदारी भी है कि इसको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उल्लंघन होने से बचाए अगर सरकार के किसी एक्शन के द्वारा होता है। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशियरी। अगर इस प्रोसेस में अगर कोई एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या विधायिका का कोई एक्शन है जिसके कारण ये फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो जुडिशरी जो है न्यायपालिका उसको उस एक्शन को इलीगल घोषित कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा या फिर फंडामेंटल राइट को अनरीजनेबल तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहा। अगर फंडामेंटल राइट्स के जो लिमिट्स है उसको वो अनरीजनेबल तरीके से, जो अनुचित तरीके से उस पर लगाम लगाता है, तो जुडिशरी उसको इलीगल घोषित कर सकती है। हाउएवर बट इसके साथ ये भी मन में आपको जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। वो निरंकुश नहीं है और अनलिमिटेड भी नहीं है, असीमित नहीं है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है।